सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। सोनाली तुमको भी नमस्कार। मंजू जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। शांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। दिमागी शांति की जरूरत बहुत जरूरत है। हाँ, सफाई का भी बहुत महत्व है। बहुत ज्यादा। और दिमाग से बात चली है हाँ। तो दिमाग से जुड़ी एक समस्या जो कि बुजुर्गों में नजर आती है वो है जो है अल्जाइमर। हाँ, तो बहुत गंभीर समस्या है। बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में शायद ज्यादा पता नहीं होता। इसके लिए जब बुजुर्ग कुछ ऐसी हरकत करते हैं इस बीमारी के चलते तो लोग समझते हैं कि अरे क्या हो गया है इन्हें, उम्र के साथ होता है ऐसा। उम्र के साथ ऐसा होने लग जाता है। लेकिन अगर ये जो बीमारी है इसके बारे में अगर सही इलाज करवा दिया जाए या थोड़ा जो इस बीमारी से ग्रसित है उनका साथ दिया जाए तो बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं, हम बाद में करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि शांति का महत्व, उसी तरह सफाई का भी कितना महत्व होता है ना। चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो या गली मोहल्ला हो या देश हो, जहाँ कहीं भी सफाई अगर है तो वो जगह हमें बहुत अच्छी लगती है। जहाँ स्वच्छ रहेंगे हम वहाँ स्वस्थ रहेंगे। और होता है ऐसा मंजू जी कि हम घर का तो बहुत ख्याल रखते हैं पर जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो हम गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अपना जो आंगन है, जो अपना जो एरिया है, अपना शहर है, उसे भी स्वच्छ रखना हमारी बहुत जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और विशेष तौर पर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जी, उसके बारे में हमें लगता है कि ये तो हमारा है नहीं, लेकिन हम सबका है, इसलिए सफाई रखना जरूरी है। इसके अलावा डिजिटल कृषि मिशन, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और सखी विशेष कौन है आज? एक कन्याकुमारी जो वायलिन वादिका है। हाँ। तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारे साथी, वे भी मैसेज लिखकर भेज रहे हैं। तो उनके मैसेजेस को भी पढ़ा जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक गीत सुन लेते हैं। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया, ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
परसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हो, गरवा कहे लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में तुझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। रोज उठा के ये नयनवा छुआ करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में तुझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया। कारवां फिल्म का ये गाना हमने सुन लिया सोनाली। सुन लिया और बहुत मीठा गाना था। हाँ, और वादा हमने भी किया था ना कि हम कुछ विषयों पर बात करेंगे। हाँ, और वो जो वादे की बात हम करेंगे वो वादा हमें बड़ी शिद्दत से निभाना पड़ेगा। वादे हम करते ही इसलिए कि हमें निभाने चाहिए, है ना? अगर हम वादा नहीं निभाए तो लोगों का विश्वास शायद हमारे टूट ऊपर से जाता है। टूट जाता है। तो हमने विश्व शांति दिवस के बारे में बात की थी, तो इसी विषय पर बात करते हैं। जी, तो प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा वर्ष 1981 से की गई और वर्ष 1982 से इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानवता के लिए सभी मतभेदों से ऊपर उठकर शांति के लिए प्रतिबद्ध होने और शांति की संस्कृति के निर्माण में योगदान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और मानवाधिकारों की सुरक्षा, युद्ध की रोकथाम, सुरक्षित निरस्त्रीकरण, सामाजिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान इसमें शामिल है। हिंसा और क्रूरता से रहित दुनिया का निर्माण हो, इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। संघर्ष, अविश्वास, गलतफहमी, विद्रोह समाज को बांटता है, इसलिए हम सभी को एक दूसरे का सहयोगी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। आप सभी को विश्व शांति दिवस की शुभकामनाएं। और वैसे भी सोनाली, शांति का तो कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। घर हो या बाहर, अगर शांति हो, दिमागी शांति हो, तो क्या कहना, फिर जीवन में सुकून ही सुकून है ना? अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
दोनों फिल्म का ये गीत हमने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, और बातों और गीतों का ये सिलसिला सोनाली जारी रहेगा, लेकिन समय हो चला है ब्रेक का। हाँ। अंतराल का समय पूरा हो चुका है। हम फिर हाजिर हैं अपनी बातों के साथ और गीतों के साथ। जी। हम बात कर रहे थे विश्व शांति दिवस की। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने, सखाओं ने बहुत सारी बातें लिख करके भेजी। लिखते हैं कि आज इंसान दिन प्रतिदिन इस शांति से दूर होता जा रहा है। आज चारों तरफ फैले बाजारवाद ने शांति को व्यक्ति से और भी दूर कर दिया है। पृथ्वी, आकाश व सागर सभी अशांत है। स्वार्थ और घृणा से मानव जीवन जो है वो विखंडित हो रहा है। यूं तो विश्व शांति का संदेश हर युग और हर दौर में दिया गया है, लेकिन इसको अमल में लाने वालों की जो संख्या है वो कम है। तो हमें अमल में लाना है सभी को। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, शांति दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की पहुंच को बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2025 तक 3 बिलियन लोग विश्व शांति दिवस के बारे में जागरूक हो। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 1981 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के तहत स्थापित शांति दिवस सभी मानवता के लिए सभी मतभेदों से ऊपर उठकर शांति के लिए प्रतिबद्ध होने की और शांति की संस्कृति के निर्माण में योगदान देने के लिए एक वैश्विक साझा तिथि प्रदान करता है। अब बात करते हैं डिजिटल कृषि मिशन की। जी। तो ये जो डिजिटल कृषि मिशन है, इसको विभिन्न डिजिटल कृषि कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया है, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPI बनाना या डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण यानी कि DGCES को लागू करना है। और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाना है। और ये योजना जो है ये 2 आधारभूत स्तंभों पर आधारित है, एग्री स्टेक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, है ना। तो भू एग्री स्टेक की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आधार कार्ड से के समान, हाँ, आधार कार्ड के समान किसान आईडी की शुरुआत है, जो किसानों को डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि चलाने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज करने, सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, जानकारी की खोज करने और डिजिटल भुगतान आदि करने के लिए प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना है। बिल्कुल। चलो अब एक गीत सुन लें। सुनते हैं गीत।
वो कौन थी इस फिल्म का? ये गाना हमने सुना आशा भोसले की आवाज में, और बहुत ही मधुर गाना था मंजू जी। मैं तो बिल्कुल मग्न हो गई थी गाना सुनते सुनते। संगीत का जादू ही कुछ ऐसा होता है। संगीत हमारे मन पर इतना अच्छा प्रभाव डालता है, बल्कि आजकल तो बोलते हैं कि स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, कि जब हम बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, तो कहते हैं कि एक अच्छा हल्का सुंदर अच्छा एक संगीत बजाइए, और वो संगीत के द्वारा भी चिकित्सा की जाती है। तो देखिए संगीत का जादू। संगीत का जादू जो है, बस उसे हमें महसूस करने की जरूरत है, उसे अपने अंदर समाहित करने की जरूरत होती है। और आज हम सखी विशेष में याद करेंगे ए कन्याकुमारी, जो वायलिन वादिका है। विदुषी अवसरला कन्याकुमारी का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था। पिता का नाम एएस रामरत्नन और माता जयलक्ष्मी थी। इनका परिवार एक समृद्ध संगीत पृष्ठभूमि से है। इनकी माँ एक प्रशिक्षित वीणा वादक भी थी। अरे वाह, क्या बात है। और उन्होंने यानी कि ए कन्याकुमारी ने बहुत कम उम्र में इवातुरी विजेश्वर राव से वायलिन सीखना शुरू कर दिया था। कुछ वर्षों बाद मद्रास जाकर उन्होंने संगीता कलानिधि और एम चंद्रशेखरन के साथ प्रशिक्षण जारी रखा। और वायलिन प्रशिक्षण के साथ उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज में संगीत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और 1971 में वे ए कन्याकुमारी महान कर्नाटक गायिका एमएल वसंत कुमारी के साथ काम करने लग गई। एमएल वसंत कुमारी तो ए कन्याकुमारी को मार्गदर्शन उन्होंने दिया, और उनके साथ जुड़कर ए कन्याकुमारी का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा। देखो ये इस बात को भी सिद्ध करती है कि एक अच्छा गुरु जब हमें मिल जाता है तो उनके साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सफलता हमारे कदम चूमती है, ऊंचाइयों को हम छूते हैं। और ए कन्याकुमारी एक बेहतरीन वायलिन वादक होने के अलावा एक कुशल संगतकार भी थी। उन्होंने गहन शोध किया और बहुत सारे नए रागों का आविष्कार भी किया। उन्होंने देश विदेशों में अनेक प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही वे कुशल गुरु हैं। ए कन्याकुमारी ने कर्नाटक संगीत को बेहतरीन वायलिन वादक संगतकार को प्रशिक्षित किया। यानी उन्होंने बहुत सारे उनके जो शिष्य थे वे संगीत के बेहतरीन वायलिन वादक संगतकार थे उनके, उन्हें भी प्रशिक्षित किया। और ए कन्याकुमारी को पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2015 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। साथ ही ए कन्याकुमारी को वर्ष 2016 में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बड़ी ही गौरव की बात है, क्योंकि पिछले 90 वर्षों के इतिहास में यह सम्मान पाने वाली ए कन्याकुमारी पहली महिला वायलिन वादक हैं। तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं।
धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयां रह जाती। सोनाली, ये शोर फिल्म का गाना था जो हमने सुना। और अब देखो घड़ी की तरफ हमने नजर डाली तो समय हो चला है एक ब्रेक का। अंतराल के बाद अब हम बात करेंगे सफाई दिवस की। वैसे मंजू जी, हाँ? ये बात कितनी आश्चर्यजनक है ना कि घर की सफाई के बारे में हमें कोई नहीं बताता है, क्योंकि हम सदियों से हमारी जो परंपरा चली आ रही है कि हम घर को साफ रखते हैं, पर जैसे ही हम घर के बाहर जाते हैं तो हम कूड़ा फैलाना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। हाँ। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई पार्क है या रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है या जहां हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसी कोई जगह है, हमें क्या लगता है कि ये तो मेरा काम नहीं है और यहाँ सफाई रखना ये मेरा काम नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये हम सभी की जिम्मेदारी होती है। जैसे घर को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी, वैसे सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी। क्यों कि इनका इस्तेमाल तो हम ही करते हैं ना। सही बोल रहे हो। और फिर क्या है कि ये जो कूड़ा करकट जो बढ़ जाता है यही बीमारियों का कारण बनता है। और देखने में कितना खराब लगता है, गंदा लगता है। जब स्वच्छता रहती है तो हमारे मन को वो जगह कितनी भाती है, लेकिन वहीं पर जब बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियां या और किसी तरह की गंदगी या कई ऐसी जगह बहुत अच्छी अच्छी इमारतें हैं सोनाली, बड़ा दुख होता है वहां ये सब देख करके कि वहां के जो ऐसे कोने कोने वाले स्थान होते हैं, लोग वहां पर पान वगैरह ये खा करके थूक देते हैं। कितनी गंदगी हो जाती है। और जो ऐसी इमारतें हैं उन्हें देखने के लिए तो हमारे विदेशी मेहमान भी आते हैं। बहुत दूसरी जगहों से देखने के लिए लोग आते हैं। जब वो देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। सचमुच, क्योंकि क्या है ना, ये सब चीजें ही हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो
हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए कि भाई चॉकलेट खाया तो इधर उधर फेंकना नहीं है, बस डस्टबिन में जाके ही उसे डालना है। या फिर कहीं सार्वजनिक जगह पे कुछ चाय पानी का नाश्ते का आयोजन होता है तो हम सीधे चाय कप में पीते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। तो वो इतना बात का वो दृश्य इतना आंखों में आंसू ला देता है। हाँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी, इसकी पहल हर किसी को करना चाहिए। और जो चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं ना, वो भी सोचते होंगे कि ये हमने किसके लिए किया। हाँ। कि इतनी गंदगी फैला करके गए हैं लोग, तो क्या हमें दूसरों के लिए इंतजाम करना चाहिए था, वो भी सोचते होंगे। तो हमें भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और जब स्वच्छता रहती है तो केवल केवल आंखों के लिए अच्छा ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे गंदगी बढ़ती जाती है, कीटाणु या विषाणु पनपते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और चूंकि विश्व सफाई दिवस हम मना रहे हैं जी, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य सफाई यानी स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है। और इस दिन नदियों, समुद्र तटों, जंगलों, सड़कों को साफ करने के लिए दुनिया भर के स्वयंसेवक इकट्ठा होते हैं। और प्लास्टिक का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल पर्यावरण संकट को बढ़ा रहा है, जिससे बहुत सारे पशु पक्षियों की जो है वो मृत्यु हो रही है। हमारी ये कोशिश हो कि प्लास्टिक का विघटन सही रूप से हो। देखो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम तो उससे अफेक्ट हो ही रहे, हमारे ऊपर तो असर हो ही रहा है, लेकिन जो जीव जानवर बेचारे बेजान जो है, जैसे समुद्र के अंदर मछलियां, कई तरह की मछलियां और दूसरे और भी प्राणी रहते हैं, या आकाश में जो है पक्षी उड़ते हैं। अब जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उसका मांझा इधर उधर जब अटका रहता है तो उसमें पक्षी फंस जाते हैं। तो वो भी देखा जाए तो एक तरीके से जो है पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है कि हम पक्षियों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। या नदियों, तालाबों या समुद्र में अगर हम गंदगी डालते हैं जिससे मछलियां वगैरह मर जाती है, तो वो भी हम गंदगी फैला रहे हैं ना। हम ऐसा करते हैं ना मंजू जी कि घर में कुछ बचा है खाना तो उसे प्लास्टिक की थैली में भरा और फेंक दिया। फिर वो बेचारा जो है पशु पक्षी वो खाते हैं तो उनके खाने के साथ साथ उनके पेट में प्लास्टिक भी पहुंच जाता है। हाँ। ऐसे ही कुछ लोग जो है कि अपने घर में फूल वगैरह इकट्ठा हुए और वो समुद्र में जाके फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, वो थैली के साथ में फेंकते हैं। तो ऐसा ना करे, उसे इकट्ठा करे। और सबसे जरूरी बात है कि प्लास्टिक का विघटन सही तरीके से हो। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, वे प्लास्टिक से डीजल बनाती है या उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करती है, रिसाइकलिंग होती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी कि प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंक कर उन संस्थाओं को हमें दे। बस हमें कुछ नहीं करना है, पर घर के जमा किए हुए जो प्लास्टिक है वो उठा के उन तक पहुंचाने का काम। हाँ, और जिन चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें तो हमें रिसाइकल जरूर करना चाहिए। जैसे तुम अभी फूल मालाओं की बात कर रही थी, तो जो भी निर्माल्य होता है उसकी तो बहुत अच्छी खाद बनाई जा सकती है। घर पे भी बना सकते हैं। हाँ, घर पे भी बना सकते हैं और बड़ी आसानी से। उसके लिए किसी विशेष इंतजाम की जरूरत नहीं होती। कोई भी एक बर्तन लीजिए और उसमें उस निर्माल्य को डालते जाइए, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, फिर थोड़ा और निर्माल्य डालिए, फिर मिट्टी डालते जाइए, और इस तरह से वो पड़ा पड़ा खाद में परिवर्तित हो जाता है। और आपके गमलों में उस खाद को डालिए और देखिए कितने अच्छे फूल खिलते हैं उसमें। तो इसको फेंकने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो जिन चीजों को रिसाइकल किया जा सकता है उन्हें जरूर कीजिए। और है ना, एक मैंने ये देखा था कि बोतल जो होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसी में वो प्लास्टिक की थैली को दबाते हुए भरते जाना है। और फिर बस वो एक बोतल उठा के हमें देना है उनके पास में। इसको बहुत तकलीफ भी नहीं है उसे जमा करने में कि अरे भाई मुझे वक्त नहीं है। इसी वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत कम समय लगता है कि भाई जो प्लास्टिक है उसमें जमा करे और बोतल सीधे दे दे। जरूरत है इच्छा शक्ति की, है ना। और भले ही विश्व सफाई दिवस वर्ष में एक बार मनाया जाता है, पर हमें सफाई का महत्व इस दिन तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि वर्ष भर इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है। और सफाई दिवस कचरे से निपटने और हमारी वसुंधरा को स्वच्छ हरा भरा रखने के लिए किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। और इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट होकर हिस्सा लेना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई वेस्ट जो होता है वो धरती पर एक बहुत ही नुकसानदायक बोझ है। ये पानी में मिलकर जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, जहरीले अपशिष्ट मिट्टी में मिलकर मिट्टी को बंजर बनाते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं। इसका भी विघटन सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा होता है ना मंजू जी कि हमारा एक कंप्यूटर है घर में, हम लैपटॉप लेकर आ गए, फिर घर में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं हमारे पास में, पर भले ही वो खराब हो गए हो, पर हमारी एक लालसा होती कि नहीं
अभी ठीक है, थोड़ा उसको दुरुस्त कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, उसको दे देंगे, फलां को दे देंगे, पर ये बिल्कुल भी उसमें लालच करने की जरूरत नहीं है। अगर वो खराब हो गया तो एक्सचेंज ऑफर में दे दीजिए, ताकि जिनको हम देते हैं वो उसका विघटन प्रॉपर रूप से करें। हाँ, और ज्यादा घर में भी कचरा इकट्ठा ना हो, है ना? जी जी जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विश्व सफाई दिवस का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि एक दिन मिलजुल कर कचरा इकट्ठा करना, बल्कि इस दिन के माध्यम से हमारी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि कचरे की समस्या बड़ी ही ज्वलंत समस्या है। कितना देखो, जब कहीं हम आजकल हमने देखा है घूमने लायक जगहों पर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा अगर हम एकांत में चले जाते तो बहुत बड़े बड़े स्थान ऐसे हैं जो कचरे से भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ढेर है, उसके लिए पर्वत जैसे तैयार हो गए। हाँ, कचरे के पर्वत जैसे तैयार हो गए। और अब ये जब धीरे धीरे और ये कचरा बढ़ेगा तो सोचिए कि उस स्थान का क्या होगा, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए थे, फूल पत्तियां होनी चाहिए थी, वो सारी जगह कचरे से भरी हुई है। तो कुछ वर्षों बाद जैसे और जब कचरा बढ़ेगा तो इन स्थानों का क्या होगा, हमें सोचना होगा इस बारे में। और कचरे को हटाना, उसे व्यक्तिगत रूप से नष्ट करना ही स्वच्छ और स्वस्थ धरती की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाकर हमारे सुखद भविष्य का निर्माण कर सकता है। इस बारे में हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि विश्व सफाई दिवस का उद्देश्य अपने आसपास, अपने देश को साफ सुथरा रखने से, मैं पिछले कई दिनों से अपने संदेशों में ये लिख रही हूँ कि अपने आसपास को साफ सुथरा रखें और अपने परिवार को भी साफ सुथरा रखना सिखाएं। ये हमारे साथी ने लिखा है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि विश्व सफाई दिवस हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के लोगों को अपने समुदायों की सफाई और देखभाल के लिए साथ लाता है। इस दिन को मनाने के पीछे ये मकसद होते हैं कि प्रदूषण की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व को समझाना, लोगों को पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए काम करना। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि साफ सफाई केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये घर, समाज, समुदाय, देश एवं दुनिया के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें इसके महत्व और फायदों को समझना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि न तो हम खुद गंदगी फैलाएंगे और न किसी को फैलाने देंगे। अनेक बीमारियों पर नियंत्रण के लिए साफ सफाई एवं स्वच्छता जरूरी है। कोरोना महामारी के दौरान हमने स्वच्छता का महत्व गहराई से समझा। सफाई के विषय में एक कहावत बहुत मशहूर है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आंगन साफ करे तो पूरी दुनिया स्वच्छ हो जाए। क्या बात है। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि कोरोना वायरस से फैली महामारी जैसी ज्यादा भयानक बीमारियां स्वच्छता और सफाई की कमी के कारण होती है और अंततः वे दुनिया को खत्म कर देती है। स्वच्छता शब्द मुख्य रूप से बीमारियों और स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जबकि स्वच्छता मानव अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान पर केंद्रित है, जो मानव मूत्र और मल हो सकता है। हालांकि स्वच्छता और सफाई दोनों का उद्देश्य एक बीमारी मुक्त दुनिया बनाना है जो स्वस्थ लोगों से भरी हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन स्वच्छता और सफाई प्रथाओं का पालन करना होगा। बिल्कुल, और एक प्रथा का पालन हम भी करते हैं, गाना सुनते बातों के बीच संगीत। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो।
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 चला जाता हूँ किसी की धुन में। सोनाली, धुन में चले जाना ठीक है, लेकिन चलते चलते रास्ते में या घर के सामने देख लीजिए कि कहीं पानी भरा हुआ तो नहीं है, कहीं कीचड़ तो नहीं है, क्योंकि क्या होगा उससे? अरे डेंगू मलेरिया हो सकता है। बिल्कुल। अभी चूंकि बारिश का सीजन चल रहा है, जगह जगह पर पानी भर जाता है, और अगर उस पानी को हम खाली नहीं करते या कोई गमला या हम अपनी छत के ऊपर भी कई बार ऐसी चीजें रख देते हैं कि ये काम की नहीं है, चलो फिर कभी काम आएगी, और उनमें भी पानी भर जाता है। या फिर जैसे गर्मी का भी सीजन गया, हमारा जो कूलर होता है उसमें भी पानी भरा पड़ा रहता है, तो ऐसी जगहों पर मच्छर पनप जाते हैं, और वो मच्छर जब हमें काटते हैं तो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। तो हमें साफ सफाई की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे पानी को भी हमें साफ करते रहना है। और मंजू जी, एक और बात है ना, फिर लालच की बात आई कि टायर खराब हो गया है, पर मैं उसे थोड़ा सा काट के उसे गमले नुमा रूप देने वाली हूँ, पर समय नहीं है कि उसे कटवा के लाऊं, तो फिर कोने में पड़ा है वो टायर, फिर बारिश का पानी उसमें चला गया और फिर उसमें डेंगू के मच्छर पनपने लग गए, मलेरिया चिकनगुनिया होने लग गया। तो ये सब चीजें है ना, ये लालच के कारण ही होती है। तो भाई जल्दी से जल्दी उसे डिस्ट्रॉय कर दे, उसे दे किसी को, या तो फिर करना है तो तुरंत करे, उसे कटिंग करके तुरंत उसमें मिट्टी भर के उसे लटका दे, तभी सांस ले। हाँ, और अगर रखा भी है तो कम से कम एक बार जाकर के देख आए कि उसमें पानी तो नहीं है, पानी वगैरह तो नहीं भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं अल्जाइमर की। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती हुई उम्र, मतलब 60 वर्ष की जब उम्र हो जाती है उसके बाद जब और उम्र बढ़ती है तो ये एक बीमारी होती है, बुजुर्गों को होती है, और दिमाग से संबंधित ये बीमारी है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं, तो हमें कई चीजें याद नहीं रहती है, या हम एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं क्योंकि भूल जाते हैं कि क्या कहा था। और कई बार तो अपने घर का पता भूल जाते हैं, या ये भूल जाते हैं कि ये हमारा घर है। कभी कभी तो हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे आसपास जो लोग वर्षों से रह रहे हैं
हैं, उन्हें भूल जाते हैं, उनके नाम भूल जाते हैं, खुद के नाम भूल जाते हैं। बोलने में शायद ये बात बहुत साधारण लगे, लेकिन बहुत तकलीफदायक है। हाँ, जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है ये उसके लिए बहुत तकलीफदायक बात होती है। और मंजू जी, ऐसा होता है ना कि वो अगर घर में है तो उस वक्त भी जो है ना, परिवार के जो दूसरे सदस्य उन्हें भी बहुत डर बना रहता है कि ये घर में है, इन्होंने चाय बनाने के लिए गैस चालू किया और फिर भूल गए कि चाय रखी है, और गैस वैसे ही रहेगा तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस बारे में जो है बहुत जागरूक होने की जरूरत है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उन्हें इस तरह की समस्या हो रही, तो उसे बिल्कुल भी कैजुअली ना ले कि उसे कि नहीं ठीक है, उम्र के साथ होता है, ऐसा नहीं, उसके ऊपर दवाइयां हैं। हाँ, सबसे पहले तो इस समस्या को पहचाने और इस समस्या को समस्या माने कि हाँ, ये समस्या है और इन्हें हो रही है और इस समस्या को इलाज की जरूरत है। नहीं तो हम ऐसा ना झुंझला जाते हैं कि क्या वही करते हो, बार बार वही बात करे, वही बात बोल रहे हो, भूल रहे हो, अरे इसमें क्या है। पर वो सचमुच इससे जूझ रहे हैं और उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें एक समस्या, बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है। और घर वाले लोग बस चिड़चिड़ करते रहते हैं और उनको लगता है हाँ ठीक है, अब ये बूढ़े हो गए हैं तो ऐसा ही करते रहेंगे, छोड़ दो उनको। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, जहां तक हो सके आप इलाज करवाइए, कोशिश कीजिए कि वो ठीक हो जाए और इलाज से कुछ हद तक तो ये समस्या का समाधान की बढ़ेगी नहीं। हाँ, बढ़ेगी नहीं, है ना। बिल्कुल। तो प्रतिवर्ष 21 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस। और इस बीमारी में उम्र के साथ चीजों को, जैसे कि हमने अभी बात की है कि याद ना रखने की समस्या, बातचीत में कठिनाई भी आती है, समस्याओं को सुलझाने में दिक्कत भी आने लगती है। यानी अगर हमें कोई समस्या हो और हम सुलझाने की कोशिश करें तो दिमाग काम नहीं करेगा उस समय कि इस समस्या का समाधान हम कैसे ढूंढे। तो देखो, ये कितनी बड़ी तकलीफ वाली बात है, बहुत मुश्किल वाली बात है। और आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में यह समस्या दिखाई देने लगती है। अल्जाइमर के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिवर्ष इस दिन को मनाते हैं। और पहली बार यह दिन वर्ष 1994 में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की। बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होती है और वे इस स्थिति को अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण ये बीमारी एक बड़ा ही संकट बन जाती है। अगर लोगों को पहचानने में परेशानी हो रही है, काम करने में परेशानी हो रही है, थकान, कमजोरी हो, तो इन लक्षणों को अनदेखा ना करें। समय रहते दवाइयां लेकर हम इस स्थिति को नियंत्रण में रख सकते हैं। उन्हें समय समय पर दवाइयां देना, उनके साथ वक्त गुजारना, पुरानी बातें या उनकी पसंदीदा बातें करना, पुरानी तस्वीरें दिखाना, और साथ ही बोलते वक्त उन्हें कोई शब्द अगर नहीं सूझ रहा है तो हम उन्हें बोलने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम उनकी समस्याओं का कुछ हद तक समाधान कर सकते हैं। और ये स्थिति न केवल किसी व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि घर के सदस्य जो इस स्थिति से जूझ रहे हैं, उन्हें अकेला ना छोड़े, उन्हें किसी न किसी गतिविधि में शामिल करे। यानी जो अकेलेपन से भी जो जूझते लोग हैं, उनमें भी ये समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। हाँ, यानी अगर भरे पूरे परिवार के साथ आप रह रहे हैं तो आप अपने विचार बांट सकते हैं या उनके साथ हंसी मजाक करते हुए समय गुजर जाता है, तो हमें ज्यादा कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन वही जब व्यक्ति अकेला बैठा रहता है तो वो कुछ पुरानी बातें सोचता रहता है या फिर भविष्य की कई सारी चिंताओं में डूबा रहता है कि मैं अकेला हूं, अब मेरी देखभाल कौन करेगा, क्या होगा अगर मैं और मेरी तबीयत खराब हो गई तो खाना कौन देगा मुझे, या मैं कैसे रह पाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी चिंताएं मन को सताने लगती है और जब व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है तो ये जो बीमारियां हैं ये और भी ज्यादा हमें परेशान करती है। और उनके साथ जो है ना, धैर्य और सहानुभूति से हमें काम लेना चाहिए। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जहां तक हो सके उन्हें अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए और हमेशा उनकी जेब में एक कागज पर उनका नाम, घर का नाम, मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर लिख कर रख दीजिए, ताकि अगर घर से बाहर निकले और रास्ता भूल भी गए हैं तो कोई उन्हें घर पर लाकर छोड़ दे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब ऐसे कोई या फिर आपके साथ भी अकेले, देखिए अकेले तो उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कभी भी अपनी सारी बातें भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में भी जा रहे हैं तो भी उनके गले में एक पर्ची, आप ऐसे एक जैसे कि स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, आईडी हाँ अपने गले में रखते हैं, उसी तरह का एक आईडी वो गले में लगा सकते हैं और उसमें नाम, पता और सब कुछ उसके अंदर, कोई फोन नंबर उसके अंदर लिख दे। जैसे आप साथ में ही जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हाथ छूट गया, भीड़ में कहीं इधर-उधर हो गए। हाँ, और वो चूंकि उनको ध्यान नहीं रहता है, वो समझ नहीं पाते कि मैं किसके साथ हूँ और वो शायद किसी और दिशा में चले जाए। ऐसा भी हो सकता है।
सकता है। तो ये सावधानी हमें रखना बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है कि चलते चलते वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट आ जाती है और वो फिर उसके बाद तो उन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है, वो घबरा जाते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए। और भी ज्यादा ये परिस्थिति और भी गंभीर हो जाती है कि भूलते तो थोड़ा बहुत भूलते थे, गिरने पड़ने के कारण और भी ज्यादा उन्हें दिक्कत होने लगती है। तो ये जो आईडी कार्ड वाली जो सावधानी है ये हम सभी को बरतनी बहुत जरूरी है। हमारे श्रोताओं ने भी कुछ बातें हमें लिख कर बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हमारे साथियों ने। हाँ, एक साथी लिखते हैं कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे यानी कि हर साल 21 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये अभियान अल्जाइमर रोग और अन्य मनोभ्रंश के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 का विषय है डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। अनुमान है कि दुनिया भर में 57 मिलियन से अधिक लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। वहीं भारत में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया LASI के डेटा के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के 8.8 मिलियन भारतीय इस मानसिक रोग से पीड़ित हैं। क्या बात है, कितनी बड़ी समस्या है। जानकारी बहुत अच्छी दी इन्होंने। और एक हमारी साथी लिखते हैं कि अल्जाइमर दिवस मतलब कमजोर याददाश्त दिवस, जो बढ़ती उम्र में कमजोर होने लगती है। मेरे साथ भी ऐसा होने लगा है। साल भर में कितने खास दिवस आते हैं वो भी याद नहीं रहते, मतलब मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। हाँ, एक बात नहीं भूलता, सखी सहेली सुनना है। एक साथी लिखते हैं, भाई अल्जाइमर एक मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है जिसके फलस्वरूप रोगी का व्यवहार असहज हो जाता है, स्मृतियों का प्राय लोप होने लगता है और भूलने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसी की रोकथाम संबंधी आज का ये एक अच्छा वैश्विक दिवस है जिसके थीम को जानकर अग्रसर हुआ जा सकता है। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं, अल्जाइमर रोग और अन्य मनोभ्रंश के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है। इस बार विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 का विषय है डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। तो बिल्कुल हम सभी को ये जानना है कि हमारे घर में या आसपास कहीं किसी बुजुर्ग को ये तकलीफ तो नहीं है और जान करके उनकी मदद करना बहुत आवश्यक है। और अब हमें करना है एक काम, गाना सुनना है। गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे कि यही बात न भूली जूली, I love you। गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली लव यू। भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा कोई चिंगारी छूली झूली।
सोनाली, ये जूली फिल्म का गीत हमने सुना और अब एक संदेश सुन लेते हैं हम। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सोनाली, ये संदेश हमने सुन लिया और अब घड़ी ने हमको इशारा कर दिया है कि हमें ये कार्यक्रम यहीं समेटना होगा। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।